नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं जापान की बूढ़ी होती आबादी के बारे में। न केवल जापान के बारे में बल्कि विकसित देशों के बारे में भी ये आंकड़ा जाहिर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दुनिया की आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो युवा होता है वो बूढ़ा भी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा। बहरहाल इन्हीं बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि जापान की आबादी बूढ़ी हो गई है और उसकी कुल आबादी का जो प्रतिशत है लगभग 80 वर्ष से अधिक हो गए हैं। कुल 10% आबादी, और ये 10% आबादी कई सारी समस्याओं को जन्म दे रही हैं। वहाँ पर जो उद्योग हैं उन उद्योगों में मजदूर नहीं मिल रहे हैं कार्य करने को लेकर के या कार्य करने के लिए। भारत के संदर्भ में क्या कुछ आंकड़े हैं और क्या हमें समझना है। जैसे भारत के लिए कहा जा रहा है कि भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है। स्वाभाविक है कि आज युवा देश है, आगे चल करके यही आबादी बूढ़ी होगी और पूरी अर्थव्यवस्था पर बोझ के रूप में ये देखी जाएगी, समझी जाएगी। अगली पीढ़ी उसे बोझ के रूप में देखेगी। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नीतियां भी लागू की हैं, कुछ योजनाएं लेकर के आई हैं। वो योजनाएं कौन सी हैं, उनका लाभ क्या होगा, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज के सेशन में बात करने वाले हैं। ये मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों तक पहुंचाना है। ज़रूरी सूचना कुछ इस प्रकार है कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, अर्थात एक नया बैच शुरू होने वाला है। ये 3 अक्टूबर शाम 3 बजे दिल्ली केंद्र पर शुरू हो रहा है। आप इस कार्यशाला को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स वहाँ पर रह रहे हैं कि कैसे होंगे क्लासेस और कौन सी टीचर क्या क्या, तो टीचर्स को लेकर के जो हमारे मेंटर हैं उनको लेकर के कहीं कोई आप लोगों के मन में अगर जिज्ञासा है या कहीं कोई संदेह है तो उसमें सॉल्व कर सकते हैं। आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सभी विषयों पर बात कर सकते हैं। बहरहाल ये चेहरे हैं जो आप लोग देख चुके हैं। ये नंबर है जिस पर आप बात कर सकते हैं, ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा विकल्प ये है कि आप sanskrithiias.com पर जाएं और वहां पर इस बैच से रिलेटेड इस जो कार्यशाला आयोजित की जाएगी उसके बारे में आप जानकारी एकत्र कर लें। तो ये आप लोगों ने देख लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो क्लासेस होंगी ये हाइब्रिड होंगी, अर्थात ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन क्लासेस को ही ऑनलाइन फॉर्म में दिया जाता है, तो ये आप लोगों के सामने एक सुविधा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो बातें यहाँ पर हम लोगों ने अभी किया, ओवर द 10% ऑफ जापानीज पॉपुलेशन आर नाउ एज 80 आर एबव। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया है, जो जापान की गवर्नमेंट है वो बता रही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, कुल पॉपुलेशन का 10% लगभग यहाँ पर कहा गया है कि 80% से अधिक हैं। अब 80% से अधिक होने का मतलब ये है कि यह आबादी आश्रित आबादी है। आश्रित आबादी किसको कहते हैं? तो अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाने निर्धारित किए गए हैं। फिलहाल भारत की बात करें तो 15 से लेकर के 64 वर्ष की आबादी को कार्यशील आबादी माना जाता है, और 15 से लेकर के आप नीचे की बात करेंगे, 15 के बाद 14 और उससे कम आयु की आबादी को निर्भर आबादी कहा जाता है, आश्रित आबादी कहा जाता है। 64 के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी आप आश्रित आबादी हो जाते हैं। बहरहाल इन्हीं सभी बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि समस्याएं न केवल जापान के सामने हैं, भारत के सामने भी हैं और विश्व के कई देशों के सामने हैं। फिलहाल यहाँ पर जापान और भारत को हम कोरिलेट करके देख रहे हैं, तो चलिए उनसे संबंधित आंकड़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर जापान का जो आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग आबादी का अनुपात सर्वाधिक हो गया है, और सर्वाधिक होने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तेजी से बढ़ती उम्र की आबादी की समस्या का सामना जापान कर रहा है। आप देख ही रहे हैं वहाँ पर इस तरह की समस्याएं हो गई हैं कि जो उद्योग हैं उन उद्योगों में हम श्रमिक कहाँ से ले आएँ।
हालांकि पहले से ही जापान में बड़े पैमाने पर रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए या फिर जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर कार्य करने के लिए। इसी से संबंधित कुछ आंकड़े हैं और कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कहा गया कि 10% से आबादी 80 वर्ष की हो चुकी है। रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है, अर्थात 65 वर्ष से अधिक। अगर हम 64 वर्ष को रिटायरमेंट का एज मान लें तो भी ये समस्या हमारे सामने है, मतलब जापान के सामने है। साथ ही कुल आबादी का ये कहा जा रहा है यह 29.9%, ये 65 वर्ष की है। वृद्धि की बात करें कितनी वृद्धि हो रही है तो पिछले वर्ष की तुलना में ये कहा गया है कि इतनी वृद्धि हुई है और टोटल ये कहा गया कि इतनी मिलियन की कुल आबादी का ये 10% है। कुल जनसंख्या में गिरावट जो देखी गई है वो 0.5 मिलियन की देखी गई है। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2045 तक ये बढ़ करके कितना मिलियन हो जाएगा तो 109 मिलियन होने की संभावना है। अन्य देश अगर इसी के साथ साथ देखें तो इटली और फिनलैंड में फिनलैंड भी क्रमशः वहाँ पर क्या स्थिति है, 65 या उससे अधिक आयु के हो गए हैं। इन देशों की भी आबादी, कुल आबादी का क्रमशः देखा जाए तो इटली में बात करें तो 24.5% और यहाँ पर फिनलैंड में 23.6% हो गए। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि केवल जापान के सामने ये समस्या नहीं है, जितने भी युवा देश हैं आगे चल करके उन देशों के सामने भी समस्याएं उत्पन्न होंगी, उसमें भारत भी शामिल है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जापान कैसे बना दुनिया का सबसे बूढ़ा देश। यहाँ पर बूढ़े देश की बात हो रही है तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर लगातार जन्म दर कम हो रही है। जन्म दर कम होने के साथ साथ जो जीवन प्रत्याशा है वो ज़्यादा है। अब जीवन प्रत्याशा क्या है, अर्थात एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, अर्थात वो कितना लंबा जीवित रहेगा, इसको कहा जा रहा है जीवन प्रत्याशा। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का जो अनुपात है वो यहाँ पर सर्वाधिक है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी और उससे मतलब जो भी सामाजिक क्षेत्र पर खर्च किया जाता है, जैसे आप अवसंरचना की बात करते हैं तो अवसंरचना को दो भागों में बांट करके देखा जाता है। एक भौतिक अवसंरचना कहा जाता है, या आप आर्थिक भी कह सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक में बांट लीजिए। एक आर्थिक अवसंरचना होता है, एक सामाजिक अवसंरचना। तो सामाजिक अवसंरचना में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास आता है। अगर किसी देश में सामाजिक अवसंरचना पर खर्च ज़्यादा किया गया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की आबादी की जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब ये है कि आपने शिक्षा पर खर्च किया, यहाँ शिक्षा पर खर्च किया, आपने स्वास्थ्य पर खर्च किया, आवास पर खर्च किया, आपने सैनिटेशन पर खर्च किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शिक्षा पर खर्च किए, उससे अवेयरनेस आया और आप एक कार्यशील आबादी बने। इसके साथ साथ जब स्वास्थ्य पर खर्च किया गया तो अक्सर ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतनी आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, और जीवन प्रत्याशा कब बढ़ेगी, जब स्वास्थ्य सेवाओं तक आपकी पहुंच बढ़ेगी। जापान ने इस क्षेत्र में काम किया है। जापान ऐसा देश है जिसने अपनी आबादी के नैतिक चरित्र पर ज़्यादा ध्यान दिया, और इसी की बदौलत आज जापान, जिसके पास लैंड का एरिया बहुत कम है, कृषि भूमि बहुत कम है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर मजबूत है, सेवा क्षेत्र मजबूत है, और उसकी बदौलत उसकी आबादी और पूरे देश में, आप विश्व में कह सकते हैं कि उसकी धाक मानी जाती है। भारत में भी मेट्रो देखा गया, सबसे पहले मेट्रो वहीं से आया और वहाँ से हम लोगों ने सेवाएं लेना शुरू किया। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे ये इस सेक्टर पर, जैसे हम सामाजिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, खर्च बढ़ेगा, वैसे वैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। 65 वर्ष से अधिक की बात किया जाए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यही बताती है कि जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात सर्वाधिक है। 1980 का जो दशक था, आर्थिक उछाल देखा गया था जापान में, अर्थात 1980 के दशक में यहाँ पर आर्थिक विकास तेज हुआ। तेज होने के साथ साथ जनसंख्या में कहा गया आर्थिक विकास तो तेज हुआ, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट आने लगी। रिकॉर्ड की शुरुआत की बात करें, इस रिकॉर्ड को कब हमने देखा और समझा, तो ये कहा गया 2023 में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या इतनी से कम रह गई, ये कम हुई। इसकी बात की जा रही है, कहाँ की बात की जा रही है, तो जापान की बात की जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव क्या हुआ, समाज पर प्रभाव।
जैसे वंचित क्षेत्र की बात कर लीजिए, बंद होते स्कूल, जब बच्चे रहेंगे ही नहीं तो सामाजिक क्षेत्र पर आपने खर्च किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने स्कूल बनाए हैं, स्कूल बना करके आप शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बूढ़ी आबादी है, बूढ़ी आबादी को तो आप पढ़ाएंगे नहीं। भारत थोड़ी है कि प्रौढ़ शिक्षा आप देंगे, तो यहाँ वहाँ पर पहले से ही शिक्षित लोग हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं और पुराने होते व्यवसाय का मतलब ये है कि अब व्यवसाय में कार्यशील आबादी नहीं रह गई है। जो व्यक्ति काम करने वाले थे वो बूढ़े हो चुके हैं और इतनी आबादी नहीं है कि वो उद्योगों में काम कर सके। साथ ही 1.2 मिलियन छोटे व्यवसायों के मालिक बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है उत्तराधिकार का अभाव है कि जो एक व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो वो अपना बिजनेस किसे सौंपे, तो उत्तराधिकार का भी अभाव है। इसकी वजह से इनके सामने आर्थिक चुनौतियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं कि हम सेवाएं देंगे नहीं। जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो ह्यूमन कैपिटल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं हुआ, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज रहे भी तो भी हम आर्थिक विकास कैसे कर पाएंगे। बिना मानव संसाधन के और बिना मानव पूंजी के तो विकास हम कर ही नहीं सकते। मशीनों से ही केवल हम काम ले नहीं सकते, उसको भी ऑपरेट करने के लिए पॉपुलेशन चाहिए, और हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पर लगातार खर्च बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बूढ़ी होती है, विकलांगता का प्रकार भी बढ़ता है, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती हैं और उनकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, और उसको पूरा करने के लिए सरकार को और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भारी खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है, अर्थात कर्ज का बोझ और खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। उद्योगों में युवा जो श्रमिक हैं उनकी कमी हो गई है, साथ ही साथ बुजुर्गों के केयर टेकर की भी कमी यहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जापान ने अब इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या-क्या किया है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जापान इस विकराल समस्या को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रन एंड फैमिली एजेंसी एक लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जन्म दर से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से हम निपट सकते हैं। और आप ऐसे कह सकते हैं कि जन्म दर से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से निपटना, साथ ही साथ परिवारों को सहायता प्रदान करना, और इसके अलावा बच्चों की देखभाल और भत्ते देना। और इसके लिए जापान ने ये कहा है कि हम अपनी जीडीपी का, कुल जीडीपी का 4% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, अर्थात जीडीपी का 4% इस क्षेत्र पर खर्च करके और जो हमारी ज़रूरतें हैं हम उसको पूरा करेंगे, ऐसा कहना है जापान का। साथ ही साथ जन्म को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया है, ताकि जन्म को बढ़ाया जा सके और बढ़ा करके, अर्थात प्रजनन दर भी आप कह सकते हैं, प्रजनन दर बढ़ा करके और अपनी आबादी को बढ़ा सकते हैं, और वो आबादी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय था जब चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया, उसके बाद अब चीन अपनी आबादी को कह रहा है कि आप बच्चे पैदा करिए, सरकार उनका खर्च उठाएगी, और उसके लिए वित्तीय सहायता जो चीन की सरकार है वो दे रही है। भारत में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो बताता है कि भारत में भी जो प्रजनन दर है उसमें गिरावट आई है। प्रजनन दर में गिरावट आने का मतलब ये है कि अब एक महिला जो उसके हिसाब से बताया गया है कि एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म दे सकती है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर केवल 2 बच्चों की बात हो रही है तो ये काफ़ी कम है, और कम होने का मतलब ये है कि आगे चल कर के जो हमारी इस समय जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, आगे चल कर के समस्याएँ हमारे सामने भी आएँगी, क्योंकि प्रजनन दर काफ़ी कम है। और लगातार प्रजनन दर को लेकर के चिंताएँ भी ज़ाहिर की जा रही हैं। कुछ लोग इसको लेकर के अपनी खुशी भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब धीरे-धीरे जो लगातार जनसंख्या हमारी बढ़ रही थी, वो जनसंख्या कम होगी। बहरहाल, यहाँ पर जन्म को बढ़ावा देने के लिए अधिक बल दिया गया है किस पर? अनुकूल वातावरण बनाना, और इसके लिए कहा गया है कि 300 छोटे शहरों का चयन किया गया है बच्चों के विकास के लिए, और जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि उनका विकास हो सके। सफलतापूर्वक जन्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उदार प्रोत्साहन और नीतियां लागू करना भी इसका उद्देश्य है। तो ये तो बात हो गई जापान की सरकार की, जापान की कि जापान ऐसा कर रहा है। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ों को देखें और इसको समझें तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि वैश्विक चिंता क्या है। तो विश्व के संदर्भ में बात किया जाए तो दुनिया भर में गिरती प्रजनन दर लगातार समस्या बनी हुई है।
इसके अलावा जापान के ये कहा जा रहा है कि जापान के अलावा अन्य जो धनी देश हैं वहाँ पर, जैसे पूर्वी एशिया के देश हैं, वहाँ पर भी ये समस्याएं देखी जा रही हैं। धनी देशों के मामले में ये देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने टेंडेंसी देखा होगा आप लोगों ने ह्यूमन टेंडेंसी देखा होगा कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है वैसे वैसे जो बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या कम होने लगती है। बच्चों की संख्या कम होने का मतलब ये है कि व्यक्ति समझदार हो जाता है और वो यह सोचता है कि उतने ही बच्चे पैदा करें जितने को हम अच्छी शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए एक वैश्विक सम्मेलन में कहा गया था कि शिक्षा सबसे बड़ा गर्भ निरोधक है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी एशिया के देशों में भी समस्या देखा जा रहा है। ओईसीडी देशों में औसत जो प्रजनन दर है वो 1.66% है। भारत में तो फिर भी ठीक है, 2.0% है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, हम खुशी मना सकते हैं, खुशी जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल उसके बावजूद भी हम दुनिया की पहली सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जनसंख्या स्तर को बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम ये जो प्रतिस्थापन की दर अगर हमें चाहिए तो कम से कम 2.1% होनी चाहिए। प्रतिस्थापन का दर क्या होता है ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कम है। अब प्रतिस्थापन का मतलब सीधा सीधा सा आसान भाषा में ये समझिए कि एक आबादी बूढ़ी हुई और वो खत्म हो गई, उसका स्थान लेने के लिए नई आबादी आ गई, अर्थात जन्मदर हमारी बढ़िया है जिसकी वजह से एक आबादी जा रही है, दूसरी आबादी उसका स्थान ले रही है। इसकी बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि अन्य देशों में बुढ़ापे की क्या स्थिति है। तो चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, इन सभी देशों में ये समस्याएं देखी जा रही हैं। आगे चल कर के ये समस्याएं और बढ़ेंगी। दक्षिण कोरिया दूसरा सबसे बूढ़ा देश संभावित है कि ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ जो आप देखेंगे मैप में तो उसके करीब ही दिखाई देगा, जापान के करीब। चीन की बात करें तो 60 वर्षों में पहली बार 2022 में ये देखा गया कि उसकी आबादी घटनी शुरू हुई और इसीलिए अब वो सुधार कर रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत की क्या स्थिति है। तो भारत की स्थिति थोड़ा सा आप लोगों को आंकड़ा बता दूं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें ये कहा गया था कि हमारी जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का 8.6% 8.6% बुजुर्ग आबादी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये 2011 के अनुसार बताया जा रहा है और संभावना ये भी जताई गई कि 2036 में जो हमारी बुजुर्ग आबादी होगी कुल जनसंख्या का यह 12.5% हो जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आगे बढ़ करके जब हम 2050 की बात करेंगे तो 2050 में यह 19.5% होने की संभावना है। अब आप समझ रहे हैं, 19.5%। आप ऐसा कह सकते हैं कि जापान में केवल 10% हुआ है, तो जापान में हाई हाई की स्थिति हो गई है ना। अब हाई हाई का मतलब कुछ और मत सोच लीजिएगा, यहाँ पर उस स्थिति को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो पैनिक कंडीशन वहाँ पर है। बहरहाल ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि भारत के लिए भी जो स्थितियाँ हैं बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो वार्षिक वृद्धि है, वार्षिक वृद्धि आप ऐसे कह लीजिए वृद्धि, ये बताया जा रहा है कि 3% है। 3%, अर्थात हर साल हमारी 3% जो आबादी है वो बूढ़ी हो रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। अगर इसको आप देखेंगे तो यह कुल जनसंख्या का जो ये 2050 तक होगा, ये कुल जनसंख्या का यहाँ पर 20% होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। भारत में आज 66% जनसंख्या लगभग 19 से लेकर के 34 वर्ष की है, अर्थात भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन ये आबादी बूढ़ी होगी। उसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है वृद्ध आबादी वाला एक युवा देश है। निर्भरता की बात करें तो वरिष्ठ आबादी जो है देखभाल के लिए संयुक्त परिवार पर अब भी निर्भर है। सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय योजना का अभाव देखा जा रहा है, कोई भी ऐसी योजना नहीं है। बहुत से ऐसे असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं जिनके पास कोई ऐसी सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। उन्हें ना तो हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है और ना ही उनके पास एक उम्र के बाद
वित्तीय साधन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उच्च जनसंख्या की बात करें तो मानव संसाधन को पूंजी में बदलने के लिए जो हमारे पास संसाधन होना चाहिए वो संसाधन नहीं है, अर्थात आर्थिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि संसाधन और पूंजी में अंतर क्या है। जब एक व्यक्ति बिना स्किल का होता है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो मानव संसाधन है। जब हम उसे स्वास्थ्य शिक्षा, अब खास करके बात करें, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल करवाते हैं, उसे शिक्षा अवेलेबल करवाते हैं, आधुनिक शिक्षा, और उसके साथ साथ जब हम उसका कौशल विकास कर देते हैं, बाजार की डिमांड के अनुसार जब स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तब वो पूंजी बन जाता है और बाजार में जा कर के बाजार की ज़रूरतों के अनुसार रोजगार की मांग कर सकता है, तब वो पूंजी बन जाता है। अर्थात हम स्किल के माध्यम से आसान भाषा में कहें तो मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें उन सभी सुविधाओं तक तो पहुंचना होगा ना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास। उसके लिए आर्थिक संसाधन चाहिए, वही हमारे पास कम है, उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पर खर्च भी हमारा अधिक हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो बीमा पहुंच होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य बीमा की भी बात करूं, ये बहुत पुअर कंडीशन है। अगर गांव में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए, अगर सीरियस कोई कंडीशन, अगर सर्जरी की स्थिति हो जाए, तो पूरा खेत और पूरा परिवार बिक जाता है। परिवार के बिकने का मतलब ये है कि सबकी जो सोशल सिक्योरिटी है सब कुछ खत्म हो जाती है, क्योंकि खेत बेचना, जमीन बेचना, उनके पास बीमा सुरक्षा नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुढ़ापे से जुड़ी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले सामाजिक चुनौतियों की बात करें तो अंतर पीढ़ीगत संबंध। अब पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों की केयर बहुत अच्छे से कर पाते थे, और बच्चों की केयर करने के साथ साथ जो अंतर पीढ़ी, अर्थात पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो ज्ञान का, संस्कारों का ट्रांसफ़र होता था, अब वो नहीं हो पा रहा है। तो अंतर पीढ़ी संबंध ही नहीं रह गए हैं। तो एक जैसे पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद दादा, पोता। तो अब इन दोनों में, अर्थात बीच अगर बेटे को छोड़ दिया जाए, वो भी लगाव कम हो गया है। तो माता पिता, जो पिता है, जैसे बीच वाला हिस्सा, दूसरी पीढ़ी की बात कर लीजिए, उस दूसरी पीढ़ी का पहली पीढ़ी से लगाव तो है, लेकिन जो तीसरी पीढ़ी है उस पीढ़ी का अपनी पहली पीढ़ी से लगाव कम हो गया है। ये समस्या हमारे देश में देखने को मिल रही है। पारंपरिक मूल्य जो हैं, जो स्थानांतरित होते हैं, जो हस्तांतरित होते थे, वो नहीं हो पा रहे हैं, उनका क्षरण हो रहा है। बुजुर्गों में शक्तिहीनता देखा जा रहा है, अकेलापन देखा जा रहा है, अलगाव की भावना देखी जा रही है, और इसी वजह से भारत जैसे देश में, जहाँ पर मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, संस्कारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यहाँ पर लगातार जो वृद्धा आश्रम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और अपने माता पिता को, जो बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे, वो भी वृद्धाश्रम छोड़ते जा रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो बच्चों पर निर्भरता बढ़ी है, क्योंकि आय का स्रोत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के प्रवासन की वजह से जो युवा आबादी है, लगातार रोजगार की तलाश में वो शहर की तरफ पलायन कर रही है। तो इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि अब उनकी देखभाल के लिए कोई व्यक्ति नहीं बच रहा है। साथ ही पेंशन की सुविधा की बात करें तो 78% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पेंशन की सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो बुजुर्गों में बहुविकलांगता देखी जाती है, और कुल विकलांगता की बात करें तो 40% देखी जाती है। पुरानी बीमारी की बात करें तो 27% पुरानी बीमारी इनमें होती ही होती है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो 20% देखा जाता है, अर्थात जब बुजुर्ग आबादी होती है तो मानसिक समस्याएं होती हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये मानसिक समस्याएं ऐसी हैं जिसको लोग न चाहते हुए भी छिपा लेते हैं, और उसकी वजह से समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण पहल कौन कौन से किए गए हैं, तो यहाँ पर भारत की बात की जा रही है कि भारत में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 है। इसके तहत भरण पोषण सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक बात है, ये है, लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। लॉन्गिट्यूडनल जो एजिंग
स्टडी ऑफ इंडिया है, वेब 1 की बात की जा रही है। भारत रिपोर्ट जनसंख्या की उम्र बढ़ने के कारणों, प्रभावों और कारकों का एक व्यापक राष्ट्रीय वैज्ञानिक जांच है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक ये जांच करता है और उन प्रभावों को देखता है। जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति भी है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति 2020 की भी शुरुआत की गई है। रजत अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, जिसे सिल्वर इकॉनमी भी कहा जाता है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बुजुर्ग आबादी है उनकी क्रय क्षमता है और उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी क्रय क्षमता का प्रयोग करके हम एक अलग अर्थव्यवस्था का विकास करें, जिसकी वजह से उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हों, उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी मिले, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ उनकी जो क्रय क्षमता है उसका हम लाभ ले पाएँ। वरिष्ठ नागरिकों की नई और उभरती ज़रूरतों को पूरा करना, इन सभी क्षेत्रों में कार्य किया गया है। इसके अलावा सेज जो प्रोजेक्ट है बुजुर्गों के लाभ के लिए उत्पादों हेतु निजी उद्यमों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, ताकि उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र उत्पादन करे। इसके बाद पोर्टल की बात करें तो सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदाताओं को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है, लेकिन उसका कितना लाभ होगा ये अभी भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधानों की बात किया जाए, संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 46 है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने की बात इसमें की गई है। तो हमारे संविधान में भी इससे संबंधित प्रावधान हैं, लेकिन ये प्रावधान कितने लागू हो पाएंगे यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिंदू विवाह और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 20 जो बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण के लिए उपाय करता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 ये कहता है कि बड़े जो माता पिता अपने बच्चों के भरण पोषण का दावा करते हैं, ये कार्य किया जा सकता है और इसके माध्यम से इनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। अब बात आती है सिल्वर इकॉनमी की। तो सिल्वर इकॉनमी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे आप जोड़ करके कोरिलेट करके भारत को और जापान को कोरिलेट करके जो प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका उपयोग करके आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर बुजुर्गों को ये समर्पित है। साथ ही वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की एक प्रणाली है। ये क्या है? अर्थात सिल्वर इकॉनमी तो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, उनके वितरण से संबंधित है और उनके उपभोग से संबंधित एक प्रणाली है। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो वृद्ध लोगों की जो क्रय क्षमता है, जैसा कि पहले बताया, उनका उपयोग करना। उपयोग, अब उनकी क्या ज़रूरतें हैं, जैसे उपभोग, रहन सहन, स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करना, उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट या वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। बाजार और उद्योग को प्रोत्साहित करना, किसके लिए? तो उनकी ज़रूरतें क्या है? आवास, रिटायरमेंट के बाद या आश्रित आबादी, परिवहन की ज़रूरत है, खाद्य उद्योग की ज़रूरत है, बीमा की ज़रूरत है, रोबोटिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति अवेलेबल नहीं रह सकता। तो क्या हम रोबोटिक्स के माध्यम से उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, जैसे कि जापान में किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संचार, इंटरनेट, खेल और अवकाश इत्यादि सभी क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि हम इस क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं और करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब क्या क्या किया गया है? तो भारत सरकार को, सरकार के जो नीति निर्माता हैं उन्हें पता है कि आज हम युवा आबादी हैं, भविष्य में हम बूढ़े होंगे, तो इसलिए हमारी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। तो उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार अभी से पेंशन योजना लेकर के आई है। तो पेंशन योजनाएं जो आगे चल कर के थोड़ा थोड़ा आप योगदान करते रहेंगे, जब आप बूढ़े होंगे तो सबको सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती, लेकिन सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ये एक बहुत बड़ा पहल की है और ये कार्य किया जा सकता है। तो जैसे अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वरिष्ठ पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इन सब के माध्यम से आप योगदान करके आप खुद के लिए बचत करें और बचत करके अपने लिए जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो पेंशन के रूप में 5,000 या जो भी अमाउंट आपने पे किया है, जो भी अमाउंट आपने बचत किया है इस योजना के तहत या लगाया है, उसके माध्यम से आपको मिलेगा। तो ये सरकार की दूरगामी सोच है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और ये ज़रूरी है। तो एक मैसेज भी है
कि सभी व्यक्ति को इसमें निवेश भी करना चाहिए, इस कार्य को करना चाहिए। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को आप लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।